Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start science of class 10 CBSE board and lesson number first of chemistry. And lesson number first of chemistry is chemical reaction and equation. First of all हमको ये जानना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या चीज़ है, चेंज क्या चीज़ होते हैं. व्हाट इज चेंज? चेंज हिंदी में हम लोग इसको परिवर्तन कहते हैं. परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है. चेंज इज रूल ऑफ नेचर. बिना परिवर्तन का यह जो नेचर है, यह जो प्रकृति है, या कहा जाए कि जो हमारा जीवन है वो चल नहीं सकता है. आप देखते हैं एक प्लांट को ले लीजिए. 1 महीने का था तो काफी छोटा था, जब वो 1 साल का हो गया थोड़ा बड़ा हुआ, और 4-5 साल का हो गया तो और बड़ा हो गया. उसके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं. तो इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ चेंज जो है होता रहता है लगातार. कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको होने में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो काफी जल्दी हो जाते हैं, उनके होने में कोई समय नहीं लगता है. तो ये जितने भी चेंजेज हैं, इन सारे चेंज को देख करके जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चेंज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्योंकि देखिए चेंज तो होता है, हर फील्ड में हो रहा, हर पार्ट में हो रहा. तो सारे चेंज को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. एक था फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज. तो जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज. अब हमको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज इज अ प्रोसेस. यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विल बी नॉट चेंज. जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वह भी चेंज नहीं होती है. अगर चेंज होता है तो केवल कलर में, उसके फिजिकल स्टेट में और उसके साइज में. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल चेंज, अ प्रोसेस इन विच केमिकली नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. अगर चेंजिंग होती है किसी चीज में तो वो क्या होती है कि उसके साइज में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना. बर्फ जो होता है जब पिघलता है तो वहां भी एक चेंज हुआ. पानी को जब हमने आइस में बदला तो वहां भी एक चेंज हुआ. लेकिन जो प्रॉपर्टी थी पानी की, वाटर की, वो चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया. ठीक है. दूसरा है डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है उसमें हम लोग शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं. तो जो वाटर है ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और जो शुगर है ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. चेंज क्या हो रहा है? शुगर का जो साइज है वो चेंज हो रहा है. शुगर जब हम लोग पानी में डालते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे वो वाटर में डिसॉल्व होने लगता है उसका साइज जो होता है छोटा होने लगता है. तो यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन शुगर के साइज में चेंज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है. शुगर पहले भी जब उसके दाने बड़े बड़े थे तब भी मीठा था, जब उसके दाने काफी छोटे छोटे हो गए तब भी मीठा हुआ. मतलब उसकी प्रॉपर्टी में तो चेंज हुआ नहीं, बस उसके साइज में चेंज हुआ है. तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. ठीक है. इवोपरेशन ऑफ वाटर. पानी जो होता है जब उसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वेपर में चेंज हो जाता है. लेकिन यहाँ पर भी जो पानी का चेंज हुआ है वेपर में, वो अगर आप उस वेपर को ठंडा करें, कूल कर दें, तो फिर से आपको वाटर मिल सकता है. ठीक है. तो यह चेंज जो हुआ यह भी एक फिजिकल चेंज ही हुआ. और फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मतलब जैसे आपने वाटर को हीट किया तो वेपर में चेंज हो गया, वेपर को फिर ठंडा करोगे, कूल करोगे तो फिर से आपको वाटर मिल जाएगा. तो ये रिवर्सिबल हो गया. तो फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं जनरली रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इतनी बात समझ आ गई?
Next topic is chemical change. A process in which chemically a new substance is formed and the original substance lose their nature and identity, and the property of new substance is different from the original substance. Example यहाँ पे दे रखा है। इसमें यही बताया गया है कि जो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकली एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, केमिकली एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी और जो ओरिजिनल सब्सटेंस थे उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, दोनों की प्रॉपर्टी में बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जब जंग लगता है तो यह भी एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकली जो आयरन होता है वो जब एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और फेरस ऑक्साइड को ही हम लोग नॉर्मल भाषा में जंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर भी जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो वाटर के वेपर्स हैं उसके साथ रिएक्ट करता है, तभी जाके जो आयरन होता है उसका रस्टिंग हो पाता है, उसके जंग लग पाता है। तो ये चेंज भी एक केमिकल चेंज हुआ, और केमिकली यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है नए सब्सटेंस का वो फेरस ऑक्साइड है। उसके बाद ये इरिवर्सिबल होता है। आप ये सोचेंगे कि जो आपका रस्ट है, मतलब जो लोहे पे जंग लगा है, उसको आप किसी भी प्रोसेस से फिर से वापस लोहे में चेंज कर दें, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, एंड केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। फिर जो लोहे की प्रॉपर्टी होती है और जो रस्ट की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कोक, कोयला जब हम लोग जलाते हैं तो वहां पर भी जो भी सब्सटेंस होता है, जो कोयला होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तभी जाकर के कोयला जो होता है बर्न होता है, वरना वो जलेगा नहीं। तो जनरली किसी भी चीज का जलना, चाहे वो कैंडल का जलना हो, कोक का जलना हो, किसी भी चीज का जो जलना होता है, बर्निंग होती है, वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट शावरिंग ऑफ मिल्क इन समर सीजन, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जो दूध होता है वो फट जाता है अक्सर, तो यहाँ पर भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब दूध फट जाता है तो कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम वापस से फटे हुए दूध को ओरिजिनल दूध की तरह चेंज कर दें। ठीक है, तो ये भी जो है इरिवर्सिबल हो गया, और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल चेंज होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। दूध से हम लोग दही बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब दुनिया की ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे हम लोग वापस से दही को दूध में चेंज कर सकते हैं, तो यह भी एक केमिकल चेंज हो गया। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी होती है कर्ड की, दही की, और जो प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल सब्सटेंस यानी दूध की, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। दूध की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला, मतलब लिक्विड होता है, और उसके कंपैरिजन में जो कर्ड होता है वो सॉलिड की तरह होता है। उसको हम लोग पूरा सॉलिड तो नहीं, सेमी सॉलिड जरूर कह सकते हैं। दूसरी चीज, जो मिल्क होता है टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है, लेकिन जो कर्ड होता है वो खट्टा होता है। दही का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, मिल्क की प्रॉपर्टी, कर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दूसरी चीज, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हम लोग वापस से दही को दूध में चेंज कर सके। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। नाउ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व केमिकल चेंज, मतलब जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग केमिकल चेंज को दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। उसमें हम लोग सिंबल लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो वही जो होता है केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक ग्रेनुअल्स जो होते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको हम डालेंगे, दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। तो ये सारे जो है केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को ही हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही केमिकल रिएक्शन हो गया। नाउ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या क्या गुण होते हैं? फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है?
देखिए प्रेसिपिटेट को ना हम लोग शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए। जैसे आप पनीर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दूध लेंगे और उसमें छेना का पानी या कहा जाए जूस ऑफ लेमन, जो नींबू का रस होता है वो डाल देंगे। तो क्या होगा, एक तो जो मिल्क है वह भी लिक्विड, जो जूस है लेमन का, नींबू का जो रस है वह भी लिक्विड। तो जब दो लिक्विड आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, पनीर, जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। हो सकता है उसमें ये चेंज हो, या हो सकता है ये हो, या ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही केमिकल रिएक्शन में आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। पहली प्रॉपर्टी किसी रिएक्शन में देखने को मिलेगी, किसी में दूसरी मिलेगी, किसी में तीसरी मिलेगी। सारी प्रॉपर्टी एक साथ आपको नहीं मिलेगी एक ही केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या हो गया कि जब दो लिक्विड को आपस में हम लोग मिक्स करते हैं तो एक जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड होता है। तो उसी सॉलिड प्रोडक्ट को, सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ा कि नींबू का रस और मिल्क दोनों जो है लिक्विड है, लेकिन जब मिक्स होंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, और जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग मिक्स करते हैं, दोनों लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, तो दोनों को मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होता है व्हाइट कलर का सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। सबसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, लोहे का कलर जनरली ब्लैक होता है, जनरली ब्लैक ही होता है, लेकिन जो उस पे जंग लगता है, उस पे जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है, लोहे के ऊपर जो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वो जनरली ब्राउन कलर का होता है, या आप बोलचाल की भाषा में उसको येलो कलर भी कह सकते हो, कि जो जंग होता है लोहे का वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे अब लोहे पे जंग लगना एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरी, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब तीन स्टेट होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे, जो सब्सटेंस होते हैं उनके तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप रूम टेम्परेचर के बाहर जाए तो आपका जो फोर्थ स्टेज होता है प्लाज्मा स्टेट, एंड फिफ्थ बॉस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो ये जो दो स्टेट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर के बाहर के होते हैं। रूम टेम्परेचर पे आपको तीन ही स्टेट देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, उसमें स्टेट चेंज हो सकता है। मतलब कोई चीज सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो सकता है, गैस है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है। जैसे कैंडल है, कैंडल सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसको जब हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें वो जो कैंडल होता है वो मेल्ट होने लगता है, किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। तो स्टेट चेंज हुआ ना, पहले कैंडल जो था वो सॉलिड था, जैसे जैसे उसको हम लोग बर्न करते हैं, गर्म हो करके मेल्ट होता जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर जब वो ठंडा होता है फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है। यानी कैंडल जलता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है और उसमें से गैस भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई गैस बाहर निकलता है। जैसे जब आप जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे ये वाला रिएक्शन आप लिख सकते हैं, देखिए जड़ें हैं जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यह भी एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शंस जब भी होते हैं, केमिकल चेंज जब भी होते हैं, उसमें से कोई गैस बाहर निकलता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जब जिंक जो होता है
HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रहा है। आपने तो हाइड्रोजन गैस को कभी देखा नहीं है, उसको पहचानते नहीं है, फिर जानेंगे कैसे कि जो गैस उसमें से बाहर निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए और उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए जिंक के। थोड़ी देर बाद छोड़ दीजिए और उसके जो टेस्ट ट्यूब का मुंह होता है ऊपर जहां से गैस निकलता है वहां पे रुई रख दीजिए, कॉटन रख दीजिए, ताकि जो भी गैस होगा वो बाहर ना जा पाए, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन हो जाए उसके बाद आप क्या करिए कि कॉटन हटा दीजिए, वहां पे जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। जैसे ही उसके मुंह पे टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए और टेस्ट ट्यूब के मुंह पे रखेंगे ना जलती हुई माचिस की तिल्ली, तो जो माचिस की तिल्ली होगी वो एक पॉप साउंड के साथ जलेगी। इसका मतलब है कि जो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है वह कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से कोई गैस बाहर निकलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो सब में से कोई ना कोई गैस बाहर ही निकले, ये जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शंस में निकलते हैं कोई गैस, कुछ रिएक्शंस में नहीं निकलते हैं। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी चेंज इन टेम्परेचर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में चेंज होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल CaCO3 प्लस H2O, जब हम लोग CaCO3 में H2O डालते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। देख लीजिए पहले सही है कि नहीं। यस, सही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया चूना। चूना आपने देखा है, जब आप दीवार पे चूना लगाने जाते हैं तो अब तो खैर पाउडर आने लगे हैं, चूने की बोरियां आती है जो पाउडर के रूप में सारा चूना होता है, लेकिन पहले क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उसको लोग रात भर पानी में भिगा करके रखते थे, फिर सुबह उसको बढ़िया से मिक्स करके तब दीवार पर लगाया जाता था। तो जब भी आप चूने को पानी में डालते हैं तो लोग ये सलाह देते हैं कि भाई उसमें हाथ न डालना, हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जो चूना होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है, हीट जो होता है वो बाहर निकलता है। आप कभी करके देख भी लीजिएगा, चूना है उसमें पानी डालिएगा, देखिएगा लगेगा ना पानी जो है खौलने लगता है और जो बर्तन है आपका वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसको आप टच करके देखेंगे तो वो बर्तन आपका गर्म महसूस होगा। मतलब ये है कि जब वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के बीच रिएक्शन हुआ है तो उसमें से एनर्जी जो हो रही है, हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इसीलिए जो आपका बर्तन है वो क्या हो गया है? गर्म हो गया। तो कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट बाहर निकलता है, हीट जो होता है इमिट बाहर निकलता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जब रिएक्शन होता है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी बर्तन जिस बर्तन में जिस पॉट में आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो बर्तन आपका ठंडा होगा छुएंगे तो इसका मतलब है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट के आधार पर आप रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई किसी केमिकल रिएक्शन की और ये हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए वैसे तो केमिकल रिएक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मेनली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग वही 5 पार्ट्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के, किसी किसी बुक में 7 टाइप्स दिए रहते हैं, किसी किसी बुक में 5 टाइप्स दिए रहते हैं, दोनों सेम है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कभी कभी क्या होता है लोग रेडॉक्स रिएक्शन लिख देते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों साथ ही हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। और कहीं कहीं क्या होता है कि ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग, तो उस बेस पे साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी राइट है एंड 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी राइट है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करें ताकि जो भी कमियां हो वीडियो के अंदर उसे मैं दूर कर सकूं।